हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के विलयन चैप्टर से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के पाठनिहित प्रश्न 1.7 को लेकर। आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको पूरा क्लियर करूंगा और साथ में स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। वीडियो आप लास्ट तक देखें, मेरी गारंटी है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा और दोबारा इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा आप उसको 100% सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया है और क्या निकालने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की गणना कीजिए। तो देखो आपको हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है। हेनरी स्थिरांक का मान आपको दिया गया है 1.67 × 10⁸ पास्कल और साथ में आपको यहाँ पर दिया गया है कि गैस का आंशिक दाब है 2.5 एटीएम। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 एटीएम दाब पर बंद किया गया। इसका अर्थ ये है कि एक बोतल में पहले शुद्ध जल लिया गया। आप जानते हो सोडा जल मीन्स होता है शुद्ध जल, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ हो तो उसको सोडा जल कहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि एक बोतल में 500 ml शुद्ध जल लिया गया, क्योंकि 500 ml सोडा जल तभी बनेगा जब आप 500 ml जल लेंगे। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो एक बोतल में 500 ml शुद्ध जल लिया गया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल के सतह पर दाब 2.5 एटीएम था तभी उस बोतल पर कैप लगा दी गई, यानी उसे बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर जो दिया गया है 2.5 एटीएम, ये दिया गया है जल के सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आंशिक दाब, यानी कि PCO2 ये दिया गया है 2.5 एटीएम। और पूछा गया है कि यदि ऐसा किया गया तो जो ये 500 ml जल लिया है हमने, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस कुछ घुल चुकी है, अब ये सोडा जल बन चुका है, इस सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा घुली हुई है, यही आपसे निकालने के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन के यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हेनरी नियम के कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है। आप जानते हैं हेनरी नियम में बताया गया है कि किसी गैस की द्रव में विलेयता उतना अधिक होगा जितना द्रव सतह पर उस गैस का दाब होगा। तो यहाँ पर द्रव सतह पर गैस का दाब दिया गया है, हेनरी स्थिरांक का मान भी दिया गया है और आपने देखा कि पूरी तरह से हेनरी नियम पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फार्मूला हम यूज करेंगे हेनरी नियम का, जो कि होता है कि द्रव सतह पर गैस का आंशिक दाब बराबर हेनरी स्थिरांक गुणे विलयन में गैस का मोल अंश। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए मैंने लिख दिया PCO2, यानी कि जल के सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड का दाब KHCO2 का, और XCO2 मीन्स कि विलयन में या जल में घुल चुके कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। और फिर पूछा गया है, ये नहीं आपसे पूछा गया है कि कितना मोल अंश घुलेगा, आपसे पूछा गया है कि 500 मिलीलीटर सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा घुलेगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान आपको ग्राम में बताना है। तो क्या करेंगे हम, पहले ये दो मान दिए गए हैं, KH का मान दिया गया है, PCO2 का मान दिया गया है, इन दोनों को यहाँ पे पुट करके हम XCO2 यानी कि मोल अंश का मान निकाल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश को निकालेंगे और फिर मोल अंश से कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या पता करेंगे और फिर मोलों की संख्या से कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान को पता करेंगे। इस प्रकार ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। उम्मीद है क्वेश्चन सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर KH के मान को हम रख सकते हैं और PCO2 के मान को रख सकते हैं। लेकिन एक परेशानी है कि एक मान पास्कल में है, दूसरा ATM में है, दोनों अलग अलग यूनिट में है, इसलिए हम अभी नहीं रख सकते हैं। पहले दोनों के यूनिट को सेम करेंगे। तो यहाँ पर ये जो ATM वाली वैल्यू है इसको हम पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जब ATM को पास्कल में बदलना होता है तो 10, 13, 25 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PCO2 बराबर 2.5 गुणे 10, 13, 25 पास्कल। और 10, 13, 25 को हम अप्रॉक्स में यूज करते हैं 10 का पावर 5। तो इसको हम लिख सकते हैं PCO2 बराबर 2.5 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल। अब यदि इस वैल्यू को आप यूज करें तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है जिससे आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, लेकिन फिर आपका जो कैलकुलेशन पार्ट होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग अप्रॉक्स करके लेकर चलेंगे, 10 का पावर 5 रख के ले चलते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहेगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। तो यदि PCO2 के मान को अब यहाँ पर हम रखें तो 2.5 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल और KHCO2 जो है ये दिया गया 1.67 गुणे 10 का पावर 8 पास्कल, दोनों पास्कल में करके यहाँ पे रखा गया है। और XCO2 यानी कि बिलियन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश नहीं दिया गया है, इसी को यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम समीकरण लिख सकते हैं कि XCO2 बराबर 2.5 गुणे 10 का पावर 5 अपान 1.67 गुणे 10 का पावर 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले 10 के पावर 8 को ऊपर पहुंचाते हैं, तो नीचे ये प्लस में था ऊपर जाएगा तो पावर जो होगा ये माइनस हो जाएगा। और 10 का पावर 5 और 10 का पावर -8 इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर -3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं XCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश बराबर 2.5 गुणे 10 का पावर -3 और अपान 1.67। अब 2.5 में 1.67 का भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.497 गुणे 10 का पावर -3। और आप जानते हैं मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, तो यहाँ पे कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा। और इसको लगभग में हम लिखे तो हम लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 का पावर -3। तो इस तरह सोडा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश निकल गया। अब इस मोल अंश को मोल में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मोल अंश वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या अपान कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या धन जल के मोलों की संख्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या यहाँ पर हमको निकालनी है, जल के मोलों की संख्या को यहाँ पे पता करना होगा। यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई यदि हम करना चाहें तो देखो यहाँ पर जो है XCO2 का मान कितना कम है, यानी कि जो बिलियन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश है उसका मान बहुत कम है। यानी कि आप देखो 1.5 में 10 का पावर -3 से गुणा किया गया है, यानी 1.5 को आपको भाग देना पड़ेगा 1000 से, तो काफ़ी कम मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम एक बात लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में मोल अंश बहुत ही कम है, अतः बिलियन में कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या भी बहुत कम होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल अंश का मान ही बहुत कम है तो जाहिर सी बात है उसके मोलों की संख्या भी बहुत कम होगी और जल के मोलों की संख्या काफ़ी अधिक होगी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। यानी कि हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या की तुलना में जल के मोलों की संख्या काफ़ी अधिक है। और इसलिए यहाँ पर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या को जोड़ेंगे तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हम चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला बना सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या अपान जल के मोलों की संख्या। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश तो आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या आपको निकालनी है। तो इसके लिए यदि जल के मोलों की संख्या पता कर रहे हैं हम तो काफ़ी आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका मान रख देंगे तो इसका मान हम निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या को पता करेंगे, जिसके लिए फार्मूला यूज करेंगे जल के मोलों की संख्या बराबर जल का द्रव्यमान ग्राम में अपान जल का मोलर द्रव्यमान।
अब जल का द्रव्यमान ग्राम में आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में एक बात बोला गया था कि सोडा जल का आयतन 500 मिलीलीटर है। अब ये 500 मिलीलीटर सोडा जल कैसे बना है? जब आपने 500 मिलीलीटर जल लिया है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोला है, यानी हम कह सकते हैं कि 500 ml सोडा जल में शुद्ध जल का आयतन 500 मिलीलीटर होगा। और आप जानते हैं कि शुद्ध जल का 500 मिलीलीटर बराबर होता है 500 ग्राम। तो हम कह सकते हैं 500 मिलीलीटर सोडा जल में जल का द्रव्यमान 500 ग्राम होगा। तो इस प्रकार जल का द्रव्यमान हमको मिल गया और जल का मोलर द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं जल का फार्मूला H2O, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 और 2 जोड़ दिए तो 18 ग्राम पर मोल। तो जल का द्रव्यमान भी प्राप्त कर लिया, जल का मोलर द्रव्यमान भी प्राप्त कर लिया। तो इस फार्मूले में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे जल के मोलों की संख्या बराबर जल का द्रव्यमान अपन जल का मोलर द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान ग्राम में 500 ग्राम और मोलर द्रव्यमान 18। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 27.78 मोल। और इस प्रकार जल के मोलों की संख्या आपने निकाल लिया। अब आपने अभी एक फार्मूला पढ़ा था कि विलयन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश है ये बराबर है कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या अपन जल के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंश भी आपको पता है, जल के मोलों की संख्या भी पता है, तो इन दोनों के मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो देखो यहाँ पर मोल अंश के स्थान पे 1.5 × 10⁻³ और जल के मोलों की संख्या 27.78 हमने रख लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो NCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या निकल जाएगी 1.5 × 10⁻³ और गुणे 27.78। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 41.67 × 10⁻³ मोल। तो इस तरह विलयन में यानी सोडा जल में आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या ज्ञात कर ली। अब आप द्रव्यमान को भी ज्ञात कर सकते हैं। आप फार्मूला जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ग्राम में अपन कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या के स्थान पे मान रख देते हैं 41.67 × 10⁻³ और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान आप फार्मूले से निकालेंगे, आएगा 44। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, जहाँ पे एक कार्बन परमाणु है जिसका मोलर द्रव्यमान 12 और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान 16, 2 हैं तो 16 यानी 12 16 आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 44, जिसको यहाँ पर हमने यूज कर लिया है। अब WCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान ग्राम में यदि निकालना हो तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख सकते हैं WCO2 बराबर 41.67 × 10⁻³ × 44। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 1833.48 × 10⁻³ ग्राम, यानी 1833.48 × 10⁻³ ग्राम। अगर इस ऋण 3 को सॉल्व करें आप तो यहाँ से पॉइंट को 3 स्थान आप इधर की तरफ खिसकाएंगे, यानी कि आप लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे तो आप लिख सकते हैं 1.8 ग्राम, और ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि मैंने बताया हमने 10⁵ रख के पास्कल ATM को पास्कल में बदला था, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आंसर अलग आएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करें, क्योंकि कैलकुलेशन में आप फालतू का समय लगेगा आपका। उम्मीद है कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया है। आपको अब दोबारा इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो आपको पसंद आई है, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।